तो हेलो दोस्त, मैं आ चुका हूँ आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और परीक्षा में काम में आएगी बहुत आगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। और ये सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, जो कि आप इसका आंसर मस्तिष्क लगा देना और सही आपका मस्तिष्क ही हो। दूसरा क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो ये रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो ये अधिवृक्क करता है। तो जो ये भी क्वेश्चन है, जो ये वाला, ये जो अभी एसएससी में पूछा गया था कि रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो ये अधिवृक्क करता है। आप इसका सही आंसर लगा दीजिएगा, अधिवृक्क। और तीसरा क्वेश्चन है जो आज, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद जरूर करें। हमने इसको इम्पोर्टेंट टिक कर दिया है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, ये हमारा जबड़ा है, जो दांतों के ऊपर होता है। ये जबड़ा है हमारे। और जो जबड़ा ये बहुत मजबूत है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा हमारा जबड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा जबड़ा। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो आइरिस आइरिस का कार्य क्या है? तो आइरिस का कार्य हमारा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये हमारे आँख के अंदर होता है आइरिस, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कब रोशनी में ये व्यास घट जाता है और जब आप अंधेरे में आएंगे तो आपकी आंखों का व्यास बढ़ जाता है। तो ये इसी का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा पुतली के आकार का नियंत्रण करना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ये हमारे त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो आप सही आंसर इसका बता देंगे कि मेलानिन के कारण के होता है। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो आप तो जानते ही होंगे कि इसका सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का त्वचा। तो आपको तो इतना पता होगा कि त्वचा सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये हमारी त्वचा है। और अगला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। जो हमारे त्वचा है, त्वचा इसकी ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। जो एपिडर्मिस है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऊपरी की त्वचा क्या कहलाती है? तो आप इसका राइट आंसर कह देंगे एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि इसका राइट आंसर यही होगा। किस विटामिन की कमी से जो हृदय हृदयघात हो सकता है? तो आप इसका सही आंसर लगा देंगे विटामिन बी 1। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन B1 के कारण हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक मार लें। तो ये पूछा जाता है विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आप विद्युत धारा अमीटर लगा देंगे। इसके विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा अमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो आप इसका 37 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। तो इसका ट्यूमर के उपचार में, जो ट्यूमर होता है उसके उपचार में होता है आर्सेनिक का। और अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान ताप को बनाए रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो आप इसका आंसर लगा लें। और अगला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोकार्बन है, विजन 2025 किससे संबंधित है? ये भी लॉन्च हुआ था कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो आप इसका सही आंसर कर देंगे ग्रीन हाउस प्रभाव से। तो आप लगा देना, ध्यान कर लेना। और पूछ भी सकता है प्रश्न
तो नहीं भी पूछ सकता, कोई इसका वो नहीं। और अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो डाप्सन है, जो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ये डाप्सन एक यंत्र है, इसको ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन अब है, जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो जल के बहाव का माप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा क्यूसेक में। एक क्यूसेक एक यंत्र है जो कि पानी की धार को नापा जाता है कि कितने के हिसाब से चल रही है धार। वही हिसाब से जो बांधों में लगाया जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में द्वारा के कितना पानी जा रहा है, कितने के भाव से जा रहा है, कि जो पानी आज छोड़ा गया है वो कल कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो एक क्यूसेक में नापा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, जो सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु जैसे इसमें अभी प्लेटिनम है, तो अगर जैसे प्लेटिनम आ जाए तो आप इसका कठोर धातु लगा देना। और हीरा आ जाए तो एक हीरा भी एक कठोर धातु है, जो कि वो सही आंसर होगा, राइट। अगर प्लेटिनम देगा तो हीरा नहीं देगा, हीरा देगा तो प्लेटिनम देगा। अगर दोनों होंगे तो आप इसका आंसर आप हीरा ही करना। हीरा कठोर धातु है, जो कि बहुत कठोर धातु माना जाता है हीरा को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आप इसका आंसर सही लगा देंगे, ओस्मिया। जो ओस्मियम है वो सबसे भारी तत्व कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एरागोनाइट और कोचियोलिन। या तो इसमें एक पूछेगा तो आप इसको आंसर सही कर देंगे, और जौन सा भी पूछेगा तो आप इसका सही आंसर लगा देना। वैसे दोनों नहीं पूछेगा, दोनों पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि ए बी और बी सी, और एक तरफ होगा ए बी बी सी दोनों मिलाकर। तो आप इसको समझ लेना और देख लेना। और या अगला क्वेश्चन है हमारा, जो डाउन सिंड्रोम है, ये हमारे शरीर में होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्याओं में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। तो ये आनुवंशिकता रोग है ना, तो हमारे आनुवंशिकता रोग ये क्या है कि हमारे पिता के अंदर है, फिर हमारे अंदर हो जाए, फिर हमारे बच्चों के अंदर हो जाए, ये आनुवंशिकता रोग कहलाता है। और ये पीढ़ियों के हिसाब से होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ये डाउन सिंड्रोम है एक। और अगला क्वेश्चन हमारा है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग। तो आप इसका सही आंसर करेंगे फाइलेरिया। ये फाइलेरिया एक रोग है जो कि गोल कृमि नेमाटोड से होने वाला रोग है। और अगला क्वेश्चन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका इम्पोर्टेंट लगा लें। ब्राइटस रोग प्रभावित होता है। जो ब्राइटस रोग है वो हमारे गुर्दे को नुकसान करता है, इसकी वजह से गुर्दे हमारे ख़राब होते हैं। तो आप लगा लेना इसका सही आंसर। और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखें। और तो क्वेश्चन आ गया, पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक नाम। तो हमारे जो पानी को शुद्ध करता है वो एक पोटेशियम होता है और परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पानी को शुद्ध करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर लें, आपको ध्यान बना रहे। तो ये पोटेशियम और परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। तो आप पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि दो शुद्ध ही नाम पूछे, एक भी पूछ सकता है, तो आप इसका राइट आंसर लगा देना। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हवा से हल्की गैस कौन सी होती है? कितना सरल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हवा से हल्की गैस एक हाइड्रोजन है। हमारे हाइड्रोजन लगे अस्पतालों में देखा होगा, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ऑक्सीजन इसके बाद है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला, हवा से भारी गैस। हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछ भी सकता है प्रश्न, तो आप इसका राइट सही आंसर लगा देना कि हवा से भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट एक शरीर का हिस्सा है जो प्रयोजन करता है
तो ये हमारे तापमान को स्थिर करता है, जो कि तापमान बढ़ाता घटाता है और आपको शरीर को आवाज़ कहता है कि नहीं छाया में चलिए, आपको गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है तो घाम में चलिए। ये तापमान को स्थिर करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव स्पण के रूप में जाना जाता है। जो द्रव है हमारे, आपको तो पता होगा, ये द्रव ही पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है। ये द्रव के स्तर के नाम में ज़्यादा स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, जो कि पेट्रोल महंगा आता है तो उसको स्वर्ण कहने लगे, द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। तो इसको आप टिक मार्क कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर अगर आएगा प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। तो सफ़ेद स्वर्ण एक प्लेटिनम है, जिससे कि महंगी महंगी धातु बनती हैं, जैसे अंगूठी हो गई बहुत, तो ये प्लेटिनम महंगी आती है और इसका जो चमक है वो जाती नहीं इसकी, इसीलिए इसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। ये प्लेटिनम, अभी हम रिंग पहने हैं एक, तो वो प्लेटिनम की इसकी चमक उसी की उसी है जैसी आई थी। और कोई भी धातु होती ना तो उसमें अलग चमक आ जाती है, जैसे कि चांदी की लेना आप उसको चांदी देखना कि कुछ दिनों बाद वो काली पड़ने लगती है, लेकिन प्लेटिनम नहीं पड़ेगी। प्लेटिनम एक सफ़ेद धातु है, बिल्कुल शुद्ध रहेगी, इसीलिए इसको स्वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो आप इसका सही कर देना कि 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं गोताखोर जो नदियों के अंदर और पानी भरा होता है, वहाँ पे कुछ हादसा वगैरह हो जाता है, तो गोताखोर लोग जो अपना जो पीछे सिलेंडर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी जाती है, उसी के माध्यम से ये लोग सांस लेते हैं। तो आप इसका राइट आंसर लगा देंगे, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ये गोताखोर हैं जो पानी के अंदर कुछ सामान गिर गया या सामान जो बड़े बड़े नदियों में होता है अक्सर ऐसा है, वो समुद्र वगैरह, तो ये इसी से द्वारा सांस लेते हैं, गोताखोर को इन्हें गोताखोर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यहाँ, सन में भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना कि मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो 1971 आप सही आंसर कर देंगे कि मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1971। और अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट है, जो सीमेंट सादा सीमेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो जो सीमेंट बनता है तो हमारी फैक्ट्री में जिससे तो बनता है, ये पोर्टलैंड एक अलग सीमेंट है, जैसे कि चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो आप इसका सही आंसर कर देना जो पूछा जाएगा। वैसे अगर बहुत ही कम है पूछने के चांस, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पूछ भी सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे सरल प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक आप जूल लगा देंगे, ये हमारा कार्य का मात्रक है जूल। और हमारे एक ऊर्जा का भी मात्रक वो एक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों के मात्रक जूल होते हैं। तो पूछा जाता है कि दो कार्यों के जो मात्रक होता है कौन होता है, तो वो आप लगा देंगे जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट। तो आप इसको इम्पोर्टेंट टिक लगा लें, पूछा जाता है प्रश्नों में। तो ये हाल ही में SSC में पूछा गया था ये प्रश्न, और प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी रिपीट होता है। रेलवे में तो कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में, तो समझ लेना इसको। और अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिमी mm, या मिमी में आएगा तो आप mm कर देना, ना तो हिंदी में लिखा होगा मिमी तो आप मिमी लगा देना। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.00 मिमी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिकोग्राम बराबर होता है। जो पिकोग्राम होता है ये पूछा जाता है प्रश्न में। ये ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो मान लो प्रश्न को बेर पूछते हैं, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो आप लगा देना 10 की पावर 12, वो भी माइनस में 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। तो आप इसका सही आंसर कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो प्रणाली कब से प्रारंभ की गई।
तो ये हमारे 1 अप्रैल 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस का दाब मापा जाता है, तो ये हमारे मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो इसका सही आंसर कहते हैं मैनोमीटर, गैसों का दाब। और अगला क्वेश्चन है, टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। एक टैकियोमीटर एक नामक यंत्र है जो कि इसको वायुयान और मोटर की गति नापी जाती है। जो वायुयान है, एक जो हवाई जहाज है कि वो जैसे ऊपर जा रहा है हवाई जहाज, तो ये टैकियोमीटर है ना, तो वो नीचे है वो, तो उसकी गति का अनुमान लगा लेगा कितनी गति से जा रहा है। या कोई मोटर चल रही है या कोई जनरेटर चल रहा है, तो वो टैकियोमीटर है ना, तो वो बगल से ही गति लगा लेगा कि कितनी गति की स्पीड से चल रही है या कितनी स्पीड से चल रही है। तो आप इसका सही आंसर लगा देना, वायुयान और मीटर की गति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लें। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र, तो ये हमारा हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। इससे मापा जाता है, क्रेस्कोग्राफ से, कि पौधों में वृद्धि हुई कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा पौधा मुरझाने लगता है, और जो क्रेस्कोग्राफ है तो इसका मापने का यंत्र है कि अब अगली इसकी वृद्धि हुई कि नहीं। तो ये पूछ भी सकता है, और इम्पोर्टेंट कर लें आप इसको भी। ये पूछा जाता है पौधों के में, पौधों में ज़्यादातर पूछा जाता है वनस्पति के बारे में, तो इसको इम्पोर्टेंट टिक कर दें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो आप हम बता देंगे कि हमारे भारत के ही एक जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जो कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। एक क्रेस्कोग्राफ है, इससे पौधे की वृद्धि नापी जाती है कि होगी कि नहीं। तो इसकी पौधे की वृद्धि नापी जाती है, इसका राइट आंसर लगा देना, क्रेस्कोग्राफ को पौधे की वृद्धि से नापा जाता है। और इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, रडार का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या होता है। तो आप लगा देंगे रेडियो डायरेक्शन एंड रैंगिंग। तो इसका सही आंसर कह देना आप लोग, इम्पोर्टेंट लगा लें कि रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डायरेक्शन एंड रैंगिंग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की अम्लता है वह क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। जो पीएच पैमाने से इसका आकलन किया जाता है, जैसे क्षारीयता और अम्लीयता, इसका आकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। और अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आइसोहेलाइन। इसको पहले आइसो फिर हेलाइन बोल देंगे, या फिर एक कटोरा बोलना एक कटोरा बोल देंगे आप लोग, जैसे समझ में आया। तो आइसोहेलाइन। और अगला क्वेश्चन है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये वाटर जेट का तकनीक का प्रयोग किया जाता है हमारे अग्निशमन में किया जाता है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग। तो अब अगला क्वेश्चन है, हीरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो समय मापन का किया जाता है। जो हीरोलॉजी का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका, तो समय मापन के लिए। तो इसका राइट आंसर है समय मापन के लिए। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, तो इसका आप राइट आंसर लगा देंगे टाइपोलॉजी। तो इसका घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है टाइपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आप तो ये लोग जानते होंगे कि गति का नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये हमारे न्यूटन ने किया था। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लें आप लोग, ये पूछा जाता है, इनके क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछा जाता है न्यूटन के, कि बल है कार्य, इनका पूछा ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट कर लें आप इसको। तो गति के नियम का प्रतिपादन किया जाता है
न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे, पारस्यिक इकाई है, ये पारस्यिक एक दूरी का इकाई है, दूरी है, प्रकाश वर्ष है, ये सब हमारी दूरी की इकाई है। जैसे आपसे पूछ रहे तो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो आप दूरी लगा देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल बराबर होता है, तो ये हमारे राइट आंसर है। एक ए हो गया राइट आंसर इम्पोर्टेंट, एक ए हो गया इम्पोर्टेंट, और एक ए भी इम्पोर्टेंट, और ये सब इम्पोर्टेंट आप लगा लेना। ये पूछे जाते हैं ज़रूर कि 1 जूल बराबर होता है, तो आप लगा देंगे 10 की पावर 7 अग्र, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र। और अगला क्वेश्चन है, 1 बैरल बराबर होता है, तो 10 डेसीबल, डेसीबल है जो, 1 डेसीबल का ये ना डेसी, 1 बैरल बराबर होता है तो डेसीबल हो जाएगा राइट आंसर। और आपसे पूछे कि डेसीबल है जो एक यंत्र है, और इससे पूछे कि डेसीबल नहीं ध्वनि की अवधि नापी जाती है, तो आप इसका राइट आंसर लगेंगे डेसीबल। डेसीबल से ध्वनि की अवधि नापी जाती है, कितनी आवाज़ इसकी, तो इसका राइट आंसर होगा डेसीबल, ए डेसीबल। और अगला क्वेश्चन हमारा, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से इसकी सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो हमारे जो न्यूटन साहब हैं इनका प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, इनके जड़त्व का नियम कहा जाता है प्रथम के नियम इनका, तो अब इसका राइट आंसर लगा देंगे जड़त्व का नियम। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो इसका आप सही आंसर कर देंगे 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और इसी पूछ हमारे चंद्रमा पर, तो आप इसका लगा देंगे कि हमारे यहाँ पे जैसे पृथ्वी की 1 है तो चंद्रमा पर 6 गुना होगी, तो हमारे यहाँ पर 1 और पृथ्वी पर चंद्रमा पर जो होगी 6 होगी। तो आप इसका जैसे पूछे कि हमारे चंद्रमा पर जो 1 किलो वजन है यहाँ पे, तो वहाँ पे कितना होगा, तो आप इसका 6 बता देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील हो जाता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अब अगले क्वेश्चन हम अगले PDF में से ले आएंगे अच्छे साइंस के। तो आप हमारे जो YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा दें, जिससे कि हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हमारा थोड़ा गला सही नहीं है, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अगली बार आपके लिए सही प्रश्न आएंगे और 1 घंटा की वीडियो आएगी। ये हमारी तबीयत हो गई है, तबीयत सही नहीं है, इस वजह से थोड़ी गला बैठा हुआ है, तो हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, दर्द करने लगता है जो गला है ना। अगली बार ले आएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें।